हेलो क्रशर्स, वेलकम टू डे 4। आई होप आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त चल रही हो, तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही हो। आज हम काइनेमैटिक्स को कंप्लीट कर देंगे। हमें मोशन इन अ प्लेन में आज जो चीज़ें मेनली पढ़नी है वो है सबसे पहली चीज़ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी की देखो दो मेन एप्लीकेशन है, एक है रेनमैन प्रॉब्लम और दूसरी होती है हमारी रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। तो उसके बहुत सारे PYQs और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज हम कवर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है और इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ सिंपल सिंपल से केसेस जो हमें पढ़ने चाहिए वो सारे के सारे देख लेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को कल डिटेल में हमने पढ़ लिया था। अब बारी आती है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती क्या है उसको समझने से पहले हम पैरामीट्रिक फॉर्म देखते हैं। अब भाई पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है? देखो हमें एक चीज़ पता है, मान लो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ग्राउंड है, यहाँ पर कोई चीज़ मेरे पास रखी हुई थी, इसको मैंने इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया। तो मुझे पता है कि यहाँ से इसका मोशन कुछ इस तरीके से होने वाला है। पैराबोला वो होगा, ये चीज़ मैं जानता हूँ। लेकिन क्या किसी भी टाइम t पर मैं इसकी वेलोसिटी बता सकता हूँ किस तरीके से लिखी जाएगी? तो बेसिकली पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब होता है कि भाई मेरे पास वेलोसिटी जो है, पहली बात तो वो फंक्शन एक वेक्टर होगा। ठीक है, कभी हमारे पास इस दिशा में है वेलोसिटी, कभी इस दिशा में है, कभी इस दिशा में है, कभी इस दिशा में है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। लेकिन उसको लिखना है पैरामीट्रिक फॉर्म में। पैरामीट्रिक का मतलब क्या होता है? पैरामीट्रिक का मतलब होता है उसके हम भाई कोई एक पैरामीटर डालते हैं, उसके हिसाब से वैल्यू मिले। पैरामीटर यहाँ पे हम क्या डालेंगे? हम बोलेंगे भाई t=0 पे बताओ वेलोसिटी, या t=1 पे बताओ, 2 पे बताओ, 3 पे बताओ, 4 पे बताओ। तो यहाँ पे टाइम हमारे लिए एक पैरामीटर हो जाता है। बेसिकली मैं पता करना चाहता हूँ कि भाई मेरे लिए जो वेलोसिटी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो इसको कैसे पता कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है हमें कुछ इनिशियल कंडीशंस दे दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर बोल दिया गया कि भाई हमने इसको फेंका है 50 मीटर पर सेकेंड से और इसका जो एंगल है वो रहा है 37 डिग्री का। ठीक है, अगर मुझे इनिशियल केस दे दिया और बता दिया भाई यहाँ पर है अपना t=0 सेकेंड। अब बताओ t की वैल्यू 1 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी होगी? वेक्टर निकलना चाहिए और आंसर है ना। तो देखो इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए। अप्रोच ऐसे किया जाएगा, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जाए। भाई ये है हमारा x डायरेक्शन, ये है हमारा y डायरेक्शन। x डायरेक्शन का मोशन अलग तरीके से स्टडी करेंगे, y डायरेक्शन का मोशन अलग तरीके, मतलब सेपरेटली स्टडी करना है हमको, दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले x डायरेक्शन का कर लेते हैं, क्योंकि x डायरेक्शन में हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर है नीचे की तरफ, और उसकी वैल्यू मान लेते हैं कि यार ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अभी सिंपल केस बनाएंगे। और राइट, अब देखो यहाँ पर ux कुछ हमारे पास इस वेलोसिटी का कुछ x कंपोनेंट होगा, कुछ y कंपोनेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर बनाता हूँ मैं इस तरीके से, ये रहा होगा मेरे लिए ux, यहाँ पर ये रहा। ux की जो वैल्यू है वो आ जाएगी मेरे पास 50 इंटू कॉस ऑफ 37। कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है? देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है, 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है। तो एक एंगल तो 90 डिग्री होता है। इन दोनों में से कोई एक या तो 53 होगा या 37 होगा। ये वाला एंगल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है क्योंकि इसके सामने वाली साइड बड़ी है, तो ये हो जाता है हमारा 53, ये रह जाता है हमारा 37। यहाँ से मुझे पता चलता है कॉस 37 की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 4/5 विच इज़ इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है? इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन अगर नहीं है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम किसी भी टाइम पे बता सकते हैं भाई वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल बी 40 मीटर पर सेकेंड, और इसमें कोई भी चेंज नहीं है एज एक्सेलरेशन इन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी ना, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना, इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ कांस्टेंट। ठीक भाई, वी एक्स की वैल्यू तो कांस्टेंट आ गई। अब बात करेंगे वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वाई डायरेक्शन। ठीक, वाई डायरेक्शन में अच्छा इससे पहले एक काम और कर लेते हैं। मेरे पास वी एक्स की वैल्यू आ गई है। अगर मुझसे पूछ लिया जाए भाई इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताओ, किसी भी टाइम टी पे इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं, तो देखो वो भी बहुत आसान है। किसी भी पॉइंट पर अगर मान लो ये हमारा, अब मेरे पास ये वाली पॉइंट था 0,0, इसको मानना पड़ेगा मुझे, ये 0,0 था। तो कभी भी मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट होगा x, y।
अच्छा, एक्स डायरेक्शन के मोशन को आप अलग से स्टडी कर सकते हो, वाई डायरेक्शन के मोशन को अलग से स्टडी कर सकते हो। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो किसी भी समय पर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको मैं इस वेलोसिटी और टाइम की टर्म्स में लिख सकता हूँ। एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है भाई, यू एक्स हमारे पास जो था मल्टीप्लाइड बाई टी, इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और वही तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। यहाँ से मुझे पता चल जाता है हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाती है यू एक्स इंटू टी, और इस पर्टिकुलर केस में वो वाली वैल्यू आ जाती है 40 टी मीटर्स में ये वैल्यू आने वाली है। ठीक है, ये आया था हमारे पास मीटर पर सेकेंड, ये आ गया मीटर्स में। तो एक्स डायरेक्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है वाई डायरेक्शन की। वाई डायरेक्शन भी एक्चुअली आसान है, कोई खास मुश्किल नहीं है, बस वाई डायरेक्शन में हमारे पास नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन है। लेकिन उस सबसे पहले हम बनाएंगे भाई हमारे पास वाई डायरेक्शन की जो स्पीड थी इनिशियल, जिसको हम क्या बोलते हैं यू वाई, उसकी वैल्यू कितनी है। यू वाई की वैल्यू हो जाएगी यू टाइम्स साइन ऑफ 37। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू साइन 37 की वैल्यू कितनी है, वो हो जाता है हमारे पास 3/5 विच विल बी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। जैसे ये वाली वैल्यू मेरे पास 30 मीटर पर सेकेंड आई, अब देखो मेरे को तुरंत पता चल गया इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी कितना है। उसका वैसे यहाँ कोई लेना देना नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ। 30 मीटर पर सेकेंड अभी ऊपर की तरफ है, एक सेकेंड बाद सिर्फ 20 रह जाएगी, दूसरे सेकेंड के बाद 10 रह जाएगी, तीसरे सेकेंड के बाद 0 रह जाएगी ऊपर की तरफ वेलोसिटी। यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3 सेकंड लगे, तो यहाँ से यहाँ आने में और 3 सेकंड लगेंगे। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया मेरे पास 6 सेकंड। देखो इस तरीके से भी आप चीज़ें चेक कर सकते हो। कोई बात नहीं जी, हमारे पास यू वाई की वैल्यू आ गई। मुझे पता करना है कि किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब मेरे पास देखो ये इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, वी वाई की जो वैल्यू है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। उसको हम लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, लेकिन चूंकि y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखी जा रही है तो यहाँ पे सब जगह आप y इस तरीके से लगा दो। अब देखो वैल्यूज रखनी है, वी वाई की जो वैल्यू आ जाती है, देखो यू वाई की वैल्यू कितनी है, ऊपर की तरफ कितनी आई थी 30, यहाँ रख देंगे हम, इसकी वैल्यू आ जाती है 30 प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है 10, लेकिन नीचे की तरफ तो हो गया वो नेगेटिव, यहाँ पे हम इसको करेंगे -10t। देखो भाई हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया, वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई 30 -10t, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट की भी बात कर ही लेते हैं भाई, हमारा वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब देखो वाई डायरेक्शन वाले हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और ये सब चीज़ें हो रही हैं उसको हम अलग से इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं, एक्स वाले का वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो वाई डायरेक्शन में मैं देखूँ तो मेरे पास कुछ इनिशियल स्पीड थी, वाई डायरेक्शन में हमारे पास कुछ एक्सेलरेशन था। इनिशियली हम यहाँ पे थे, तो किसी भी टाइम टी पर हमारा जो भी डिस्प्लेसमेंट है, बेसिकली यही तो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो वैल्यू मैं पता कर सकता हूँ। वो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास फॉर्मूले से आ जाएगा सीधे सीधे। y की वैल्यू हो जाएगी s इंटू वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू, s इज इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वैल्यू रखना शुरू करते हैं। यू वाई की वैल्यू कितनी थी 30 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यह जाएगा 30t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना था वाई डायरेक्शन में 10 था पर नेगेटिव में था, तो ये यहाँ पर -10 रहेगा इंटू टी स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आ जाता है मेरे पास 30t -5t स्क्वायर। बहुत ही अच्छे। तो हमारे पास y की वैल्यू भी टाइम की टर्म्स में आ गई, वेलोसिटी ऑफ y की वैल्यू भी टाइम की टर्म्स में आ गई, x की वैल्यू भी टाइम की टर्म्स में आ गई, और वेलोसिटी ऑफ x वो कांस्टेंट है तो टाइम की टर्म्स में नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे पता है किसी भी टाइम टी पे किस तरीके से आने वाली है। यहाँ से मैं आप देखो वेलोसिटी किस तरीके से लिख दूंगा। हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर विल बी, किसी भी टाइम टी पे मुझे लिखना है तो देखो अगर वेलोसिटी एक वेक्टर है तो कुछ उसका x कॉम्पोनेंट होगा, कुछ उसका y कॉम्पोनेंट होगा। x वाला कंपोनेंट जो होता है उसको हम आई कैप करके लिख देते हैं, प्लस y वाला जो कंपोनेंट होता है उसको हम जे कैप करके लिख देते हैं। x वाला जो कंपोनेंट है ये रहा मेरे पास vx, ये रहा। y वाला जो कंपोनेंट है ये रहा मेरे पास, इस तरीके से दोनों को ऐड करके लिख दो, मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। इसकी वैल्यू हो जाती है 40 इंटू आई कैप प्लस 30 -10t टाइम्स जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। समय की अलग अलग वैल्यूज़ रखो, अपना आंसर निकाल के ले जाओ भाई किस वक्त क्या वेलोसिटी है। अच्छा, ये कब तक हम इसमें टाइम की वैल्यू डाल सकते हैं, जब तक यहाँ पर टकरा नहीं जाती, क्योंकि टकराने के बाद बातें खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ ये भी लिख देता हूँ, टाइम की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 6 के बीच में ही होनी
चाहिए और कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं आपको डालनी चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर मार्क करना है। देखो पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ हो ये पोजीशन वेक्टर है, थोड़ी देर बाद ये पोजीशन वेक्टर होगा, थोड़ी देर बाद ये पोजीशन वेक्टर होगा, थोड़ी देर बाद ये पोजीशन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर को भी टाइम के फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, बहुत ही आसान। जैसे अगर मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आ चुके हैं तो पोजीशन वेक्टर क्या है, 0 से लेकर के यहाँ तक है ना, ओरिजिन से लेकर एक्स कॉमा वाई तक। बेसिकली जो पोजीशन वेक्टर होने वाला है उसको लेट से यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, दिस इज वेक्टर आर। वेक्टर आर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उसकी जो वैल्यू आएगी, अगेन ये एक वेक्टर है, तो समथिंग इनटू आई कैप प्लस समथिंग इनटू जे कैप, इतने मीटर हमारे पास पोजीशन वेक्टर ये आने वाला है। समथिंग क्या चीज़ होगी, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। ये वाली चीज़ क्या है, ये वाई कोऑर्डिनेट जो कि मेरे पास आ चुकी है। देखो भाई यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू 40t आई कैप प्लस हमारे पास कितना है वाई वाला, वो है 30 t माइनस 5t² टाइम्स जे कैप। इतना पूरा का पूरा अगर मैं मीटर में लिख दूँ तो भाई हमें अब पोजीशन वेक्टर भी लिखना आ गया। इतनी सिंपल सी ये चीज़ है। ये हो गई हमारी क्या, पैरामीट्रिक फॉर्म। टाइम की अलग अलग वैल्यू डालो भाई, वेलोसिटी ले जाओ, पोजीशन ले जाओ, सब कुछ ले जाओ। अब यहाँ पर एक जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है वो क्या होती है, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब समझो। हमें पता है कि पार्टिकल यहाँ से जाने वाला है। इस इक्वेशन को देख करके मैं क्या करता हूँ, अलग अलग समय की वैल्यू रखूंगा, मुझे अलग अलग पोजीशन वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे टी की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0,0। टी की वैल्यू 1 रखते हैं, मान लो मैं यहाँ आ जाता हूँ। टी की वैल्यू 2 रखते हैं, मान लो मैं यहाँ आ जाता हूँ। टी की वैल्यू 3 रखते हैं, मैं यहाँ आ जाता हूँ। 4 रखूंगा यहाँ आऊँगा, 5 रखूंगा यहाँ आऊँगा, 6 रखूंगा यहाँ आ जाऊँगा। बीच में भी वैल्यू रखता रहूँगा, मेरे को इस तरीके से कुछ पाथ मिलेगा। तो देखो टाइम की आप चाहे जो वैल्यूज रख लो, आपका पाथ एक देखोगे ध्यान से तो वो पैराबोला ही बन रहा है। तो अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन लिख दूं तो हो जाएगी इसकी कि भाई ट्रैजेक्टरी ये है, इस पाथ से हो गया है। इसका एक और मतलब समझो, हमें बेसिकली टाइम डिपेंडेंस नहीं चाहिए। इसको देख करके मुझे क्या पता चलता है, अलग अलग टाइम पे मैं वैल्यू बता पा रहा हूँ। जबकि इसको समझने का एक और तरीका हो सकता है, इसी इसी चीज़ को लिखने का, मोशन को। जब भी मेरे एक्स की कुछ मैं वैल्यू डालूंगा, वाई की एक ही वैल्यू देखने को मुझे मिलेगी। अगर मैं एक्स की कोई और वैल्यू डाल दूं तो मुझे वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू देखने को मिलेगी। एक्स की ये वैल्यू पे वाई की एक ही वैल्यू देखने को मिल रही है। तो मुझे एक्स के हिसाब से वाई बताना है, मुझे एक्स के हिसाब से वाई बताना है। बहुत ही आसान है। अगर मैंने वो कर दिया, बेसिकली इक्वेशन में से मैंने टाइम हटा दिया, तो वो बन जाती है मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और यहाँ पर भी वो काम किया जा सकता है। जैसे एक्स की वैल्यू क्या है, 40t। क्या मैं यहाँ से लिख सकता था टाइम t इज इक्वल टू एक्स अपॉन 40, लिख सकता था। जैसे ही मैंने ये लिख दिया टाइम t इज इक्वल टू एक्स अपॉन 40, वाई में हमारे पास जो टाइम की वैल्यूज थी, यहाँ पर t की जगह आप रख दो एक्स अपॉन 40। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसमें सिर्फ y होगा और यहाँ पे सिर्फ x होगा। टाइम को हमने एलिमिनेट कर दिया। वो जो इक्वेशन आती है वही होती है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इसको थोड़ा डिटेल में और अच्छे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, देखो हमारे पास पहले तो एक रेफरेंस फ्रेम बनाओगे। यहाँ पर दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हमने यहाँ से एक पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया, उसका कुछ ऐसे मोशन होने वाला है। मुझे किसी पॉइंट पे हमारे इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, जैसे एक्स कॉमा वाई। मुझे एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है, टाइम वाइम का मुझे चक्कर नहीं चाहिए। एनीवे अभी अभी हमने देखा था कि भाई कभी भी हमारे पास इसकी जो यू एक्स की वैल्यू है वो तो चेंज नहीं हो रही। किसी भी टाइम पर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की वैल्यू आ जाती है यू एक्स टाइम टी। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। या फिर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो भाई, हमारे पास अगर ये एंगल थीटा था, ये यू था, तो इसकी वैल्यू आ जाती है यू कॉस थीटा टाइम्स टी। इस तरीके से भी लिख सकते हो। सिमिलरली मेरे पास जो भी वाई की वैल्यू आ जाती थी वो क्या हो जाती थी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लगाते थे। यहाँ पर हमारे पास नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है जी का, तो ये वाली वैल्यू बन जाती थी मेरे पास यू वाई टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक, अब इन दो इक्वेशन में एक्स और वाई में हमें टाइम को एलिमिनेट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई, यहाँ से मैं लिख दूंगा कि हमारे पास टाइम टी की वैल्यू है एक्स अपॉन यू एक्स। करेक्ट। जैसे ही हमारे पास ये चीज़ आ गई कि भाई एक्स अपॉन यू एक्स को मैं टाइम टी लिख सकता हूँ, इसी को मैं डाल दूंगा ये वाली इक्वेशन में।
और जैसे इस इक्वेशन में डालूंगा, देखो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी uy एज इट इज़, मैंने यहाँ से लिख दिया। टाइम की जगह लिखना है मुझे x अपॉन यू एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x अपॉन यू एक्स माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा x अपॉन यू एक्स का स्क्वायर, तो आ जाएगा x अपॉन यू एक्स का स्क्वायर। और ये बन गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे ताकि चीज़ें याद करने लायक फॉर्म में आ जाए, हमारे पास आसानी से चीज़ें याद रहनी भी चाहिए। तो देखो हमारे पास y को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये यू वाई क्या होता है हमारे पास, ये होता था भाई, ये होता था u साइन थीटा अपॉन यू एक्स क्या होता था, वो होता था u कॉस थीटा टाइम्स x माइनस हाफ ऑफ g है यहाँ पर, x है हमारे पास, x स्क्वायर को मैं पीछे निकाल देता हूँ। ux की वैल्यू कितनी होती है, देखो ux की जो वैल्यू होती थी वो होती थी u cos थीटा, और उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ से मैं एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकाल सकता हूँ। हम यहाँ से इन दोनों को, ये देखो जो दो हमारे u हैं, इसको आप इस तरीके से कैंसिल कर दो तो हमारे पास यहाँ पे बचता है सिर्फ tan थीटा। तो हमारे पास पहले फॉर्मेट जिसको याद करने का हो सकता है वो होता है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी अपॉन क्या आ जाता है 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अगर मुझे कुछ u की वैल्यू दी हुई है और अगर मुझे कुछ थीटा की वैल्यू दी हुई है तो आप यहाँ पे यूज़ की वैल्यू कुछ रख सकते हो, थीटा की वैल्यू रखोगे, ये सब निकल जाए, आपको y और x के बीच में डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा। तो ये एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास यू एक्स डिनोमिनेटर में है, यू एक्स यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में है। एक काम करते हैं, यू एक्स वाली टर्म को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। हमारे पास y की वैल्यू हो जाती है, देखो y की वैल्यू हो जाती है यू वाई अपॉन यू एक्स टाइम्स एक्स। ओके, इतना तो मैंने कॉमन निकाल दिया, तो बचता है यहाँ पर अंदर 1 माइनस, अब क्या बचा, देखो g यहाँ एज इट इज़ है, एक्स स्क्वायर में से भी x कॉमन निकाल दिया मैंने, एक x बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो जी एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास 2 है और एक ये यू एक्स का स्क्वायर था यहाँ पर, एक यू एक्स को भी हमने बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास यहाँ पर एक यू एक्स एक आ जाता है और हमने यहाँ पर एक यू वाई ऊपर से कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पर यू वाई तो था ही नहीं, ऊपर भी यू वाई मल्टीप्लाई किया होगा, नीचे भी यू वाई मल्टीप्लाई किया होगा, ये वाला यू वाई को बाहर हमने यहाँ कॉमन निकाल दिया, तो डिनोमिनेटर में एक यू वाई यहाँ पर रह जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास फॉर्मूला कुछ आ जाता है। अब एक बात बताओ, क्या ये फॉर्मूला आपको जाना पहचाना दिखाई दे रहा है या नहीं? तो देखो हम इसको लिख सकते हैं यू एक्स यू वाई है ना, यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई यू वाई मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन जी। ये जो चीज़ होती है ये क्या चीज़ होती है, ये होती है हमारे पास यू एक्स इंटू 2u/y अपॉन जी। बेसिकली ये होता है हमारे पास यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये जो चीज़ है ये एक्चुअली रेंज के बराबर है। हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की जो रेंज होती है वो ये डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, तो यहीं से मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू, और यू वाई अपॉन यू एक्स कितना होता है वो यही चीज़ है, तो ये हो जाता है हमारे पास tan थीटा के बराबर। यहाँ से हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन कैपिटल R, और ये हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गया। इसको आप याद रख सकते हो, याद करना बहुत ही आसान है, समझने की भी कोशिश कर सकते हो। देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाता है, y की वैल्यू 0 आ जाती है। देखो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू अगर मैं रेंज के बराबर रख दूं तो भी y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। यहाँ पे x की वैल्यू आप r के बराबर रखो, ये 1 से 1 कट जाएगा, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाता है, तो फिर से y की वैल्यू 0 आ जाती है। और x की वैल्यू आप r/2 रख दोगे यहाँ पे, तो r/2 रखोगे तो ये बचता है हमारे पास 1/2 पूरा हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाता है r/2 ऐसे था और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो बेसिकली y की वैल्यू आ जाती है मेरे पास r tan थीटा अपॉन 4, और यही हाइट मैक्स के बराबर होता है। ये भी चीज़ हम देख चुके हैं, तो ये फॉर्मूला इसीलिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। इस इक्वेशन से हमें एक डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला इस तरीके से मिलता है, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी इसको हम लिख देंगे, इट्स अ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, और यही हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है।
If the initial velocity in horizontal direction of a projectile is unit vector I cap and the equation of trajectory is this, the y component vector of the initial velocities. तो देखो पहली बात तो इन्हें हमें दे दिया कि ux की वैल्यू कितनी है, यूनिटी यानी कि 1, तो ux इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड और आई कैप लिखा है बेसिकली, तो x तो हमारे पास आई कैप डायरेक्शन में ही होता है, तो कोई बात नहीं, दिस इज करेक्ट। हमसे पूछी है कि यू वाई की वैल्यू कितनी होने वाली है, साथ में हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दे दी गई है और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से आप बेसिकली निकाल सकते हो हमारे पास u की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है। इस तरह की अगर आप चीज़ें कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर सोल्यूशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी। कैसे आया देखते हैं। तो देखो मेरे पास इक्वेशन दे दी है, क्या दी है, y इज इक्वल टू 5x 1 माइनस एक्स। इसको लेट से कंपेयर करते हैं, दिस इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। कंपैरिजन से मुझे कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं भाई। यहाँ पे tan थीटा है इज इक्वल टू 5 है ना, tan थीटा की वैल्यू आती है 5 और हमारे पास रेंज की वैल्यू आ जाती है 1, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 1 रहा होगा, यहाँ डिनोमिनेटर में r है। जैसे ये चीज़ें मुझे पता चल गई, मेरा आंसर आ गया। कैसे आ गया देखो, यू वाई हमसे पूछा है, यू वाई की वैल्यू होती है u टाइम्स साइन थीटा। ओके, हमें दिया हुआ है यू एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू क्या होता है, u टाइम्स कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं यू वाई अपॉन यू एक्स अगर कर दूँ तो यू वाई अपॉन यू एक्स उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, वो आ जाती है मेरे पास सीधे सीधे टैन थीटा के बराबर, यानी कि यू वाई इज इक्वल टू यू एक्स टाइम्स टैन थीटा। यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1, टैन थीटा की वैल्यू है 5, तो यह आ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। अब इसी को अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी नहीं आती है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो मेथड 2 से। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे देखो, हमें इक्वेशन क्या दी है, y इज इक्वल टू 5x 1 माइनस एक्स, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे देख के पता चल रही है कि भाई x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। या फिर अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो ये वाला 0 हो जाता है, तो बेसिकली हमारे पास ये पता चल जाता है ना। तो इससे मुझे एक चीज़ तो पता चल जाता है, रेंज इज इक्वल टू 1 मीटर आ रही है। ओके, अच्छा, रेंज की वैल्यू होती है, रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। यू एक्स से आप टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर हवा में रहे हो उतनी देर आप आगे जाते जाओगे, तो वही रेंज के बराबर हो जाता है। इसको ना टी ओ एफ लिख देता हूँ, टी ओ एफ, टी ओ एफ। यहाँ से मुझे पता चल जाता है भाई यू एक्स की वैल्यू 1 थी, रेंज की वैल्यू भी 1 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 1 आ गई है, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास यू वाई की टर्म्स में, वो क्या होता है, 2 वाई अपॉन जी। यहाँ से यू वाई की वैल्यू आ जाती है जी अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। आपको अगर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के तरीके से नहीं सॉल्व करना आता तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस ये थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। A particle moves in a plane with constant acceleration in a direction different from the initial velocity. The path of the particle is. अब देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ पे एक्चुअली एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। तो देखो अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से पार्टिकल है और उसकी कुछ वेलोसिटी है इस तरफ और उसका एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है, या फिर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकते हैं। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में इसकी स्पीड इस तरफ बढ़ती चली जाएगी और हम जानते हैं कि ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में मोशन करने वाला है ना, इस तरीके से चलता जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो मोशन होगा वो होता है स्ट्रेट लाइन, दिस इज मोशन इन 1 डायमेंशन। फिर हमारे पास दूसरा तरीका होता है, जैसे हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को फेंक देते हैं इस तरीके से, यहाँ से मैंने इसको फेंक दिया, इसको कुछ इनिशियली मैंने इस तरीके से स्पीड दे दी और यहाँ पर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, हमारे पास पैराबोलिक मोशन होता है। इस पर्टिकुलर केस में आप देखोगे वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार बदल रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल है वो हर पल बदल रहा है।
ऐसे केस में हमारे पास जो मोशन होता है वो होता है पैराबोलिक। ठीक है, तो जब भी हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी किसी भी दिशा में हो सकती है, ये इधर थी, फिर देखो इधर हो गई, फिर इधर हो गई, इधर हो गई, तो हमारे पास पैराबोलिक पाथ आने वाला है। अब इसमें एक डाउट उठता है लोगों को कि भाई यहाँ पर हमारे पास एंगल 90 डिग्री का है, तो इस 90 डिग्री के एंगल में क्या सर्कुलर मोशन होता है, और ये डाउट क्यों आता है, आना भी चाहिए। तो मान लो हमारे पास तीसरा केस है इस तरीके से, मेरे पास वेलोसिटी ये है इस तरीके से और एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से है। ठीक, और इस केस में बोल दिया गया है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, है ना। तो ये लिख दिया हमने, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अदर। इस केस में हमारे पास जो मोशन होता है वो एक्चुअली एक सर्कल होता है। तो यहाँ पर भी देखो हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर थे, यहाँ पर भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, एक पैराबोला बन गया, एक सर्कल बन गया। ऐसा क्यों हो गया? तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी इस तरफ थी, एक्सेलरेशन इधर था, तो वेलोसिटी थोड़ा सा चेंज हो गई, एक्सेलरेशन की तरफ मुड़ गई, लेकिन अब एक्सेलरेशन अभी भी उसी तरफ है, एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वेलोसिटी थोड़ा सा एक्सेलरेशन की तरफ इस तरीके से मुड़ जाएगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन अब फिर से, एक्सेलरेशन ने भी अपना डायरेक्शन बदल लिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है। अगर वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन ऐसे हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऐसे हो जाएगा, और इनफैक्ट एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे हमेशा दिखता है कि भाई सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसलिए उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल दिया जाता है। इस केस में हमारे पास जो पाथ आता है वो होता है सर्क्यूलर पाथ। ये हमारे पास तीन तरीके के मोशन होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ चुके हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंक देते हैं तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है। अब आप उसको ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, कैसे भी फेंको, हर एक केस में पैराबोलिक मोशन होगा, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है वहाँ पे। सिर्फ एक स्पेशल केस रहता है, भाई आपने एग्जैक्टली ऊपर फेंक दिया, उस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी लीनियर हो जाते हैं। अब ऑपोजिट डायरेक्शन है पर है एक ही स्ट्रेट लाइन में, उस केस में अगेन हमें स्ट्रेट लाइन वाला मोशन मिल जाता है। तो स्ट्रेट लाइन का दूसरा केस क्या हो सकता है, हमारे पास इस तरफ वेलोसिटी है और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, इस केस में भी हमें स्ट्रेट लाइन मोशन देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर केस का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ पैराबोला, बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन ए डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये थी, उससे डिफरेंट डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में हो जाते तो फिर वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको समझ में आने चाहिए। डायरेक्शन ऑफ मोशन, देखो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पढ़ ली और मान लो हमारा कोई पार्टिकल है वो इस तरीके से मोशन कर रहा है, यहाँ से चला गया, यहाँ पे आ गया। अभी क्या इक्वेशन है हमें नहीं पता टाइम के टर्म्स में कैसे जा रहा है, क्या कुछ भी इक्वेशन हो सकती है, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो अगर मुझसे किसी भी बात पे बोला जाए किसी भी समय पे कि उसका डायरेक्शन किस तरफ है चलने का, तो देखो कभी पार्टिकल अगर मैं यहाँ पे पूछूँ तो वो इधर जा रहा था, यहाँ पे बात करूँ तो वो इधर जा रहा था, यहाँ पे बात करूँ तो वो इधर जा रहा था, यहाँ पे बात करूँ तो इधर जा रहा था, यहाँ पे बात करूँ तो इधर जा रहा था, यहाँ पे बात करूँ तो इधर जा रहा था। तो हमेशा उसने अपना डायरेक्शन बदलता रहा है, कुछ ना कुछ उसका डायरेक्शन रहेगा। लेकिन डायरेक्शन को बताया कैसे जाए, इस वक्त इस पर्टिकुलर पॉइंट को किस दिशा में जा रहा है, अगर हमसे यही चीज़ पूछ लिया जाए तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम टी पर हमारा पार्टिकल किस दिशा में जा रहा था, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा भाई इस जगह पे इस तरीके से एक टेंजेंट होगी कर्व के, है ना, ऐसे, और इस दिशा में हमारा मोशन हो रहा होगा और हमारा पार्टिकल कुछ इस तरीके से जा रहा है। सवाल उठेगा कि भाई हमको बता दो ये वाला एंगल थीटा कितना है या फिर इस एंगल का टैन थीटा कितना है, इसको कैसे पता कर सकते हैं। देखो इसी का जूम्ड इन वर्जन करूँगा, अगर मैं यहाँ पे जूम इन कर लूँ, ठीक है, इस तरीके से इसको हमने बड़ा किया यहाँ पे, तो कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा। हमारे पार्टिकल का पाथ कुछ इस तरीके से था, इस वक्त वो यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पहुँचने वाला है। उसने थोड़े से टाइम इंटरवल में, वैसे एक इंस्टेंट की बात हो रही है ना, तो टी से थोड़ा सा आगे जाओ, टी प्लस डी टी टाइम, तो उसमें आप डी एक्स अमाउंट आगे चलोगे, ओके, और वाई डायरेक्शन में आप कितना आगे चलोगे, डी वाई ऊपर चल जाओगे। तो हमारे पास एक्चुअली ये जो डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन के लिए अगर मैं टैन थीटा डिफाइन करूँ, जो मुझे पता करना है, यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू आ जाती है डी वाई अपॉन डी एक्स।
बहुत ही सिंपल ये चीज़ है। और इसको आप डिवाइड कर दो भाई, यहाँ पे डिप्लाई डी टी कर दो, यहाँ पे भी डी टी कर दो। ये वाली जो चीज़ आ जाती है, ये आ जाती है हमारे पास डी वाई बाई डी टी, बेसिकली आ जाता है वी वाई अपॉन वी एक्स। इस तरीके से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। और हमें यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि हमारा मोशन या फिर वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। और अब इसी फॉर्मूले का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वी वाई अपॉन वी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा विच इज ऑल्सो इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। किसी भी समय पे आपसे ऐसे सवाल पूछ लिए गए, अगर, वैसे बहुत ही कम चांसेस है कि ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाए, हमें पता होना चाहिए। अगर हम ये एक्चुअली सॉल्व भी कर चुके हैं, हमें वी एक्स की वैल्यू दी हुई हो और हमें टैन थीटा किसी तरीके से पता चल जाए, तो हमें वी वाई पता करना आना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या जाएगी, वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स टाइम टैन थीटा। अभी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उसमें हमें वी एक्स की वैल्यू 1 दी हुई थी, टैन थीटा की वैल्यू हमने 5 निकाल ली थी, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके की चीज़ें सभी जगह ये वाली चीज़ एप्लीकेबल होती है। इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, इसको आप याद रख सकते हो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इसमें हमारे पास प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल होता है। बेसिकली हम इसको कुछ एक स्पीड दे देते हैं इस तरीके से, और ये केस तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। अगर हमारे पास इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हुआ है, तो एक बात बताओ, यहाँ पर यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी यू के ही बराबर। यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इनिशियली वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है क्या हमारे पास, यू वाई की वैल्यू हो जाती है 0। बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो इसको किस तरीके से अप्रोच करना होता है, बेसिकली हमसे पूछ लिया जाएगा ये बता दो कितनी दूरी पे जाकर के गिरा है। तो इसका पहली बात तो जो मोशन होगा वो पैराबोलिक ही पाथ इस तरीके से। अब ये यहाँ से पहले बात, इसका वाई डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में मोशन के हिसाब से कंसिडर करेंगे कि भाई इसको ज़मीन तक पहुँचने में समय कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे। और उतनी देर तक ये यू स्पीड से आगे जाता रहा था, आगे जाता रहा था, आगे जाता रहा था, तो हमारे पास कुछ रेंज आ जाएगी। तो उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर वाई डायरेक्शन में बात करी जाए, वाई डायरेक्शन में इसका नीचे की तरफ वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ h होना है, तो इसको नीचे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। इसको ऐसे समझो, किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, h हाइट नीचे गिरने में समय कितना लगता है अगर रेस्ट से गिरना शुरू होता है। हमारे पास यहाँ पर आप इस तरीके से इक्वेशन भी लिख सकते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, तो यहाँ से मेरे को पता चल जाता है टाइम की जो वैल्यू आती है वो आती है 2h अपॉन जी का अंडर रूट, और यही बन जाता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। बहुत ही सिंपल। तो जैसे ही हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई, मैं रेंज की वैल्यू पता कर सकता हूँ। भाई हमारे पास रेंज की वैल्यू हो गई है यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यू एक्स की वैल्यू यू के ही बराबर है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, और यही हमारी रेंज हो जाएगी। अब इन सब फॉर्मूलों को रटने की ज़्यादा आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा सिचुएशन किस तरीके की दी दी है। तो अप्रोच याद रखना, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर लो, कितनी देर बॉल हवा में थी, और उसके हिसाब से वो फिर यू एक्स के हिसाब से आगे चलती जाएगी। तो ये कितनी देर में पहुंची, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस पर बेसिक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। A helicopter is flying horizontally with a speed v at an altitude h has to drop a food packet for a man on the ground। तो अभी जा रहा था इस तरफ, इसको इस इंसान के लिए एक पैकेट गिराना है। तो what is the distance of helicopter from the man when the food packet is dropped। तो हमसे हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस पूछा है इस इंसान से, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। क्यों अच्छा सवाल है, देखो h हाइट है, वो तो ऐसे जा रहा है, तो h हाइट तो उतनी ही रहने वाली है। आपको बेसिकली ये पता करना पड़ेगा कि थोड़ा पहले ये गिराएगा तो यहाँ पर आकर के वो गिरने वाला है। अगर हेलीकॉप्टर इस इंसान के ऊपर है और फिर उसने छोड़ दिया इस तरीके से पैकेट को, तो हेलीकॉप्टर आगे जा रहा था, यानी कि पैकेट भी आगे जा रहा था, उसकी भी वेलोसिटी ऐसी थी। जब तक पैकेट नीचे आएगा, नीचे आने के बजाय वो थोड़ा आगे जा चुका होगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा भाई यहाँ से नीचे आने में से समय कितना लगता है।
उस समय के हिसाब से पता करने पड़ेगा आपको कि v वेलोसिटी से अगर पैकेट आगे जा रहा होता है इस तरीके से, तो वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना आगे चला जाता है, ये एस आपको पता चल जाएगा। और वो पता चल जाएगा उसके बाद ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है ना, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं पता करूंगा स्टेप नंबर 1, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आती है √2h/g, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, कुछ भी नहीं आती, 2h/g यही आ जाती है। सीधे सीधे फॉर्मूला ही रखा हुआ है यहाँ पे। हमें एस की वैल्यू पता करनी है। बेसिकली ये कितना इस दिशा में गया है, आप इसको डेल्टा एक्स बोलो, जो भी आपका नाम रखना है वो रख लो, रेंज रख लो, आपकी मर्जी है। मैंने उसको एस लिख दिया है। एस इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, उसकी वैल्यू आ जाती है ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर ने बस छोड़ दिया, तो जो हेलीकॉप्टर की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी थी वही उसके पैकेट की भी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी। तो हेलीकॉप्टर की v है, पैकेट की भी v रहेगी। दिस विल बी v इंटू √2h/g। ठीक है। अब हमसे पूछा है डिस्टेंस, तो ये है हमारे पास डिस्टेंस, उसको बोल देता हूँ मैं d। यहाँ पे लगेगा हमारे पास कौन सी वाला थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास वैल्यू हो जाती है थर्ड, हमारे को जो चीज़ सॉल्व करनी है, d इज इक्वल टू √h² प्लस sx का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू √h² प्लस sx का स्क्वायर कर दोगे तो वो आ जाएगा 2v²h/g। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल ये सवाल था। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आ जाओ ऐप पर। ऐप पे आपको मिलता है कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स लाइन से मिल जाएंगे। साथ में हमने बहुत सारे PYQs किए हुए हैं। इनफैक्ट आपको बहुत सारी एडिशनल एक्सरसाइज है जो कि सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो भी मिल जाते हैं। कलरफुल नोट्स की PDF भी आपको वहीं पे मिल जाती है। तो सब कुछ एक जगह स्ट्रक्चर तरीके से हम पूरे के पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले। आ जाओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ विद ऑल द कलरफुल ग्राफिक्स। मिलते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी आ जाओ।